हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि अब आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान और उसी के क्रम को हम आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं नए टॉपिक के साथ। जैसा हम पढ़ रहे हैं, अब से पहले हमने अब तक पढ़ा है जो सारे हम मानव के शरीर के तंत्र पढ़ते जा रहे हैं, और उसी तंत्र में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करना स्टार्ट कर दी थी। रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हमने रक्त के बारे में जाना, ब्लड, इसका निर्माण कहाँ से होता है, कैसे होता है, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, किन किन कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है। और आज हम उसी के आगे वाला एक पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा हार्ट। तो आज चलिए शुरू करते हैं उसी को बिना समय गवाए। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल नहीं भूलें, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारी जो वीडियो है उसको पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करना है आपको। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हमने अब से पहले बात की है कि जो रक्त है वो क्या होता है, कि रक्त है जो किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो हमारी जाकर वहां से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसका कार्य क्या होता है, ये क्या कार्य करता है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, हम कोई भी पदार्थ खाते हैं, हमने कोई भी पदार्थ खाया है, उसका क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है, यानी पहले पाचन हुआ, पाचन होने के बाद में उसका अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद में उसका जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अवयव हैं, उनको जहां जहां उनकी जरूरत है वहां तक पहुंचाना, एक पहला काम। दूसरा काम क्या हो रहा है कि जब हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं तो जो हमारी कोशिकाओं में श्वसन की जो क्रिया है वो हो रही है, जहां उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ऑक्सीजन की वहां आवश्यकता है, तो वहां तक तो ऑक्सीजन को पहुंचाना, प्लस वहां पे जो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस से फेफड़ों तक लेकर आना। तो एक ये दूसरा कार्य हो गया। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो पचित भोजन है, पचित भोज्य पदार्थ, ठीक है, पचित भोज्य पदार्थ हो गए, या आप ये कह सकते हो ऑक्सीजन को, ये तो कहां तक पहुंचाएगा इनको, जो जरूरत वाले अंग होंगे, जहां पे इनकी क्या है, आवश्यकता है, आवश्यकता वाले अंगों तक। इनको तो कहां तक पहुंचाएगा, इनकी आवश्यकता जहां है उनके अंगों तक, तथा इन अंगों से बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को, किनको, अपशिष्ट पदार्थों को। इन अपशिष्ट पदार्थों में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे जो भोजन के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो हो सकते हैं, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनसे कि मूत्र का निर्माण होगा वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हो सकती है। इन सभी को कहां तक पहुंचाना, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना। यानी पचित भोज्य पदार्थ या ऑक्सीजन है या आपके कोई भी दवाइयां वगैरह हैं, मेडिसिन हैं, उनको उनके आवश्यकता वाले अंगों तक पहुंचाना, पहला कार्य। तथा उन अंगों में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को, जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी हो सकते हैं, CO2 भी हो सकती है, उन सभी को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है। इस रक्त परिसंचरण तंत्र में जो माध्यम का कार्य करता है, किसका कार्य, माध्यम का कार्य करता है, वो कौन होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है। इस ब्लड के द्वारा एक माध्यम प्रदान किया जाता है जो कि पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करता है, परिवहित करता है। और इस रक्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। आज हम बात करेंगे कि इस रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग और होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसकी खोज की, एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो खोज की अगर मैं बात करता हूं तो खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्लियर रहेगा आपको ये। अब अगर रक्त परिसंचरण तंत्र में मैं बात करता हूं कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं, तो कौन कौन से अंग होंगे? एक होगा आपका हृदय, आपका हार्ट, कौन हो गया? आपका हार्ट हो गया। इसके अलावा जो माध्यम प्रदान कर रहा है वो कौन है? रक्त है, आपका ब्लड, ठीक है। और एक होते हैं जिनको हम कह सकते हैं नलिकाएं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, नलिकाएं। अब ये नलिकाएं भी दो भागों में बांटी जाती हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है शिरा और एक होती है धमनी। यानी हृदय हो गया, मुख्य अंग हो गया, इसके अलावा रक्त है जो कि माध्यम का कार्य कर रहा है, तथा जो नलिकाएं हैं जिसके अंदर शिराएं और धमनियां ये इसके अंदर सम्मिलित की जाती है, जिनके अंदर से होते हुए जो रक्त है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच पाता है। तो आपके सामने ये सब आ गया। तो अगर मैं बात करता हूं हार्ट के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस हार्ट के बारे में तो कैसी संरचना होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो सबसे पहले इसे ही हम देख लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है, देखिए बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे आपके सामने कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, ये कैसा होता है। सबसे पहले तो इसकी स्थिति कि ये कहाँ स्थित होता है, तो जो हमारा शरीर है उसमें कुछ बाईं ओर, यानी आप ये कह सकते हो कि जो कुछ बाईं ओर अधिक होता है, तो आप यह क्या कहेंगे इसको कि बाईं ओर वक्ष गुहा में, कहां होता है? वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर लगा हुआ होता है, यानी इसका जो अधिकतर भाग है वो कहां होता है? लेफ्ट साइड में होता है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करते हैं, जो हार्ट है, जो इसकी आकार है, तो इसका आकार लगभग हमारे एक मुट्ठी के बराबर होता है, यानी जितना हमारी जो हाथ की मुट्ठी होती है उसके समान इसका आकार होता है, छोटा सा इसका आकार होता है। अगर वजन की बात करते हैं तो लगभग 350 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। पेशियों की बना किससे होता है, तो यह किससे निर्मित होता है? पेशियों से निर्मित होता है। किनसे निर्मित होता है? पेशियों से निर्मित होता है। इसीलिए एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, आप क्या कहेंगे इसको? मायोजेनिक, मायोजेनिक, ठीक है। मायोजेनिक का मतलब होता है कि जो हृदय है वो किससे निर्मित है? पेशियों से निर्मित है। तो एक नया वर्ड आया आपके सामने, मायोजेनिक। क्लियर है। पेशियों की भी अगर मैं बात करता हूं तो इसकी जो पेशियां होती हैं वो विशेष प्रकार की हृदयी पेशियां होती हैं। क्या होती हैं? हृदयी पेशियां होती हैं। इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इनके अंदर किसी भी प्रकार की थकान नहीं होती है। जो पेशीय थकान होती है, देखिए जब हम ज़्यादा भागते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हमारी पेशियों में एक थकान होने लग जाती है। जो मैंने आपको कोशिका जब पढ़ाई थी तब बताया था कि जब हम ज़्यादा अधिक कार्य करते हैं तो जो हमारी पेशियों की कोशिकाएं हैं, इधर बताता हूं आपको कि जो वहां की कोशिकाएं हैं, पेशीय कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वहां पे अनॉक्सी श्वसन होने लग जाता है। कौन सा श्वसन? अनॉक्सी श्वसन होता है। और इस अनॉक्सी श्वसन के कारण वहां पर क्या बनने लग जाता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि एक विशेष प्रकार की थकान महसूस करवाता है। लेकिन हृदय जो पेशियां होती हैं इनके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ये थकती नहीं है, निरंतर गति करती रहती हैं। और इसी वजह से जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो कंटिन्यू धड़कता रहता है जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, तब तक ये धड़कता रहता है, अनवरत रूप से कार्य करता रहता है। अब अगर हृदय के बारे में बात करते हैं तो जो
स्तनधारियों का, मैमल्स का, या हम मनुष्य की बात करेंगे, मोस्टली क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछा जाएगा, मनुष्य से पूछा जाएगा। तो जो हमारा हृदय होता है वो कैसा होता है, 4 कोष्ठीय या वेश्मीय भी कहते हैं इसको, 4 वेश्मीय या 4 कोष्ठीय होता है। इन 4 कोष्ठों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, 2 तो इसमें क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और 2 क्या होते हैं इसमें, निलय होते हैं। क्योंकि जो ऊपरी भाग वाले जो खंड होते हैं या कोष्ठ होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं, निचले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निलय कहलाते हैं। अब आपको इतना भी याद रखना है कि नी से नीचे वाला, नी से नीचे वाला, तो आपको पता है कि नीचे वाले तो क्या होंगे, निलय होंगे, और ऊपर वाले क्या होंगे, आलिंद होंगे। तो दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। अब इनकी संरचना कैसी होती है अभी देख लेंगे। इसके अलावा जो हृदय है इसके चारों तरफ जो एक आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हृदयावरण, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या कहते हैं उसे, हृदयावरण कहते हैं। बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिकार्डियम क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो जो हृदय होता है उसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं। यह क्या करता है, जो बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। इसके अलावा हृदयावरण तथा हृदय के मध्य क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हृदयावरणी द्रव्य, पेरिकार्डियल फ्लूइड। हृदयावरणी द्रव्य पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जो बाहर की तरफ इसके आवरण है, उस आवरण तथा जो हृदय है उसके मध्य में जो गुहा पाई जाती है उसके अंदर क्या भरा होता है, हृदयावरणी द्रव्य भरा होता है, जो कि क्या करता है, बाहर से जो आघात होती है उनसे इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको ये सब हृदय के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा हृदय किस प्रकार का होता है। क्लियर रहेगा आपको। इसके अलावा अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर संरचना बनाते हैं इसकी। अब इसके आगे देखते हैं, इसकी अगर संरचना की हम बात करते हैं तो जैसा आप सभी को पता है कि इसके अंदर 2 आलिंद हो गए, 2 निलय हो गए। क्या क्या हो गए, 2 आलिंद और 2 निलय हो गए हैं। तो हम उसे बनाते हैं कि ऊपर वाली जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। देखिए समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं आपके लिए ऐसा चित्र। जो इसका ऊपरी भाग होता है वो अधिक चौड़ा होता है, नीचे वाला भाग है वो कम चौड़ा होता है। जो आगे वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, इसका आधार कहते हैं। तथा जो पीछे वाला भाग होता है उसको एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग है, ये इस तरह से 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग है ये भी 2 भागों में बटा होता है, यानी इसके मध्य में एक पट्ट पाया जाता है। ये ऊपर वाले जो भाग हैं, अभी मैंने बताया कि ऊपर तो क्या होंगे, इसके आलिंद है, समझना आराम से, और नीचे क्या है, इसके निलय है। क्या है, निलय, आलिंद और नीचे वाले निलय। ऊपर वाले भाग में जो देखिए, हमेशा बायोलॉजी में ये सिस्टम आप हमेशा उल्टा करके चलेंगे। जब भी हम जूलॉजी वाले कोई भी पार्ट को पढ़ते हैं तो जो आपका दायां है वो यहाँ चित्र में बायां होगा, और जो आपका बायां है वो दायां होगा। तो अगर मैं इसकी तरफ यूं देखता हूं तो मेरे लिए राइट क्या है, ये, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को आप हमेशा। ये इसका कौन सा भाग है, बायां भाग है, और ये भाग कौन सा होगा, इसका राइट वाला भाग होगा, यानी इसका दायां भाग होगा। ये क्लियर करना आप हमेशा। कभी भी ये मत सोचना कि इसको दाएं को इस तरफ, तो ये राइट होना चाहिए था ना, लेकिन ये कौन सा लिखा जाएगा, हमेशा लेफ्ट लिखा जाएगा। अब इसके बाद में इसके चारों तरफ जो ये आवरण पाया जा रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, हृदयावरण कहा है, पेरिकार्डियम कहा है। ये पेरिकार्डियम,
एक पेशीय आवरण होता है जो कि हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जो इस वाले भाग में यहां पर इस तरह से ये दो भागों में बट जाता है और जो इधर वाला है ये भी दो भागों में बट जाता है। यानी मैं लिख सकता हूं कि ये तो क्या हो गया इसका लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, LA ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या हो जाएगा इसका राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल RA लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अगर नीचे वाले की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट वेंट्रिकल निलय LV, और ये क्या हो जाएगा इसका राइट वेंट्रिकल RV। समझना एक एक को। सबसे बाहर वाला जो भाग है वो पेरिकार्डियम हो गया है। ऊपर वाले दोनों कोष्ठ क्या कहला रहे हैं, आलिंद कहला रहे हैं। नीचे वाले दोनों कोष्ठ क्या कहला रहे हैं, निलय कहला रहे हैं, जिनको वेंट्रिकल और ऑरिकल कह रहे हैं हम। इस जगह पर, ठीक है, इस वाले भाग में हमेशा जो बायां भाग है उसमें हमेशा शुद्ध रक्त किधर आता है, हमेशा बाएं भाग में आता है। इसको आप ये कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, हमेशा बाएं भाग में। बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त होता है और जो दायां भाग होता है उसके अंदर कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बात और क्लियर हो गई है, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि शुद्ध रक्त किस तरफ होता है और वो किस तरफ होता है, अशुद्ध रक्त। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके लेफ्ट भाग में जो इसका ये बायां भाग है, इस बाएं भाग में आलिंद और निलय दोनों के मध्य में एक पट्ट पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आलिंद निलय पट्ट। आलिंद निलय पट्ट। और यहां पर ये वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है, ये वाल्व पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बाइकैप्सिड वाल्व, द्विवल्ली कपाट। समझना इस बात को, कितने कपाट हैं, द्वि हैं, दो हैं, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, द्विवल्ली कपाट या बाइकैप्सिड वाल्व। क्या कहते हैं इसको, बाइकैप्सिड वाल्व कहते हैं। इस तरफ कितने कपाट हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3 हैं। तो इधर वाले जो वाल्व होंगे इसको हमने क्या नाम दिया है, ट्राइकैप्सिड वाल्व, या आप कह सकते हो इसको त्रिवलनी कपाट। क्या कहते हैं इसको, त्रिवलनी कपाट या बाइकैप्सिड वाल्व। आपको ये याद रखना है। अब ये कैसे कंफ्यूजन दूर होगा आपका कि यार किस तरफ तो त्रिवलनी है, किस तरफ द्विवल्ली है, तो सिंपल सा है। देखिए ऐसे याद रखना कि L छोटा है, छोटा का मतलब पहले आता है, 12 नंबर पे आता है अल्फाबेट में। R है जो 18 नंबर पे मतलब बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसमें कम कपाट हैं, जो बाद में आता है उसके अंदर ज्यादा है। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा आपका कि राइट वाले भाग में कितने कपाट होंगे, 3 होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकैप्सिड वाल्व कहते हैं। क्लियर रहेगा। और जो ये आलिंद वाले इधर वाला भाग है, लेफ्ट और इसके बीच वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं हम, द्विवल्ली कपाट कहते हैं। दोनों बातें ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एक और यहां से क्वेश्चन जो बनता है, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। भ्रूणावस्था में दोनों आलिंद के मध्य, सिर्फ भ्रूणावस्था की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि भ्रूणावस्था में दोनों आलिंद के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को एक विशेष नाम दिया गया है। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं इसे, फोसा ओवेलिस। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोसा ओवेलिस किन किन के मध्य होता है। तो आपको क्या बताना है, लेफ्ट और राइट दोनों ओरिकल के मध्य फोसा ओवेलिस पाया जाता है। अब ये क्यों है,
क्या होता है, कुछ बच्चों में आपने सुना होगा, जन्म के पश्चात कुछ लोगों में आपने सुना होगा कि इसके दिल में छेद है। सुना है आप सभी ने? क्या होता है वो दिल में छेद, कि जो ये फोसा ओवेलिस है ये भ्रूणावस्था में तो यही होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं ये काम नहीं कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो रक्त है वो यहीं पर इसी जगह पर सर्कुलेट होता रहता है बार बार, लेकिन जन्म होने से पहले ये जो फोसा ओवेलिस है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में यह बंद नहीं हो पाता है और इसी वजह से जो शुद्ध रक्त है और अशुद्ध रक्त है ये आपस में क्या होता है, मिल जाते हैं, और इसी वजह से जो बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसका पूरा विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए ये फोसा ओवेलिस के खुले रह जाने को ही हम क्या कहते हैं, जो हार्ट में छेद है, यही होता है। फिर इसके बाद में इसकी सर्जरी करके इसे वापस से बंद कर दिया जाता है। तो आपको अभी तक जो जो मैंने बताया है कि ऊपर वाले भाग आलिंद कहला रहे हैं, नीचे वाले भाग नीले कहला रहे हैं, और कौन कौन सी इसके अंदर संरचना ये पाई जा रही है ये आपको पता है। क्लियर रहेगा? एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप पहले। अब इसके बाद में बात करते हैं हम कि जो इसका ये वाला भाग होता है, आलिंद निलय पट्ट वाला जो भाग होता है, जहां पर जो द्विवल्नी कपाट होते हैं, इन द्विवल्नी कपाट को एक नाम और, जिसे हम क्या कहते हैं, मिट्रल कपाट। क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, मिट्रल कपाट किस तरफ पाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जो द्विवल्नी कपाट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिट्रल कपाट कहते हैं। इसके अलावा जो इसका राइट पार्ट होता है, इस राइट वाले पार्ट में दाएं भाग में एक नोड पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, तथा इसी का दूसरा नाम होता है पेसमेकर। क्या होता है, पेसमेकर। ये पेसमेकर क्या कार्य करता है, धड़कन की जो शुरुआत होती है, ठीक है, उसका कार्य कौन करता है, ये करता है, पेसमेकर करता है, जहां से धड़कन स्टार्ट होती है। अब ये धड़कन किस तरीके से होती है, क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से, यहां से आपने ये सब देख लिया है, बना लिया ये चित्र भी और स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि किस तरीके से जो रक्त है उसका परिवहन यहां से होता है, जो हृदय है वो किस प्रकार से रक्त का परिवहन करता है, अब उसे समझते हैं एक बार। इसी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। होता क्या है कि देखिए, अभी जब मैंने बताया आपको कि जो इसका कौन सा पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया। मैंने अभी आपको बोला कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किस तरफ आता है, इस तरफ आता है। शुद्ध रक्त किस तरफ होता है, यहां होता है। तो इसके इस भाग में इस वाले भाग में, लेफ्ट वाले भाग में इस प्रकार से नलिकाएं जुड़ी होती हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो शुद्ध रक्त है वो कहां से आ रहा है, शुद्ध रक्त है जो कहां से आता है, कि जो शुद्ध रक्त है वो यहां पर आएगा। तो ये आता कहां से है, ये आता है हमारे लंग्स से, यानी कि फेफड़ों से। कहां से आता है जी, फेफड़ों से आता है, क्योंकि अब हमने पढ़ रखा है पहले से, श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा था कि जो रक्त का शुद्धिकरण है, यानी ऑक्सीजन जहां मिलती है वो कहां मिलती है, फेफड़ों में मिलती है। तो फेफड़ों से ये जो रक्त है वो कहां आ जाएगा, अब लेफ्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। कहां पे आएगा, लेफ्ट वाले पार्ट में आएगा। इस लेफ्ट वाले पार्ट से निकलकर कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और इन्हीं के अंदर जो हृदय के निलय वाला भाग होता है, इसमें दो क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, एक क्रिया जिसे कहते हैं संकुचन, और एक होता है शिथिलन, ठीक है। संकुचन को बोलते हैं हम सिस्टोल और इसको बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन और शिथिलन, दो प्रकार की क्रियाएं होती है। किस प्रकार से होता है, देखिए यहां से जो रक्त है, समझना आराम से कि यहां से जो रक्त है वो आएगा, पहले इस पार्ट को पूरा भर देता है।
जब ये भर जाता है तो उस वक्त इन जो कपाट हैं, कौन से कपाट थे ये, द्विवल्ली कपाट थे, बाइकैप्सिड वॉल्व थे, इनके ऊपर दबाव पड़ता है और रक्त कहाँ आ जाता है, अब वेंट्रिकल में आ जाता है, निलय में आ जाता है। क्लियर। इस निलय में भी यहां से होता हुआ यह कहां पहुंचा दिया जाता है, पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। कहां पहुंचा दिया जाता है, हमारे पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो अशुद्ध रक्त है वो किस तरफ आता है, इस वाले भाग में आता है। क्लियर है आपको कि अशुद्ध रक्त है वो कहां आएगा, यहां आएगा। और कहां से आता है, जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जब ऑक्सीजन तो पहुंच जाती है और उनकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे डाल दी जाती है, तो वो अशुद्ध होके कहां आ जाता है, यहां आता है। उसके बाद में यहां से जो ये रक्त है एक नलिका के द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है, वापस से फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। देखिए अब कैसे कैसे होगी ये क्रिया, उसको समझना। अब आप सबसे पहले जो शरीर है, शरीर में यहां से लंग्स के होता हुआ, इन फेफड़ों से होता हुआ जो रक्त है वो कहां पहुंचा है, इन फेफड़ों में पहुंचा। पहली क्रिया कि जैसे फेफड़ों के यानी कि यहां से निकल के जो अशुद्ध रक्त है, कौन सा रक्त था ये, ध्यान से समझना एक एक बात को, अशुद्ध रक्त था। ये यहां से होता हुआ इसको कहां पहुंचाया जा रहा है, लंग्स में पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पहुंचाने वाली जो ये नलिका होती है इसको हम क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय धमनी होगी या शिरा होगी, फटाफट बताइए आप। धमनी। ध्यान देना, यहां पे इसको हाईलाइट कर रहा हूं पूरा अच्छे से, ध्यान से समझना। कौन सी है ये, फुफ्फुसीय धमनी होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी यहां पे पहुंच गया है, लंग्स में पहुंच गया आपके सामने। यहां पे क्या होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। उसके अंदर क्या मिला दी जाएगी, ऑक्सीजन मिला दी जाएगी। ऑक्सीजन जब यहां मिल जाएगी फेफड़ों में, तो वापस से फेफड़ों से होते हुए कहां आ जाएगी, अब ये इस वाले भाग में। और फेफड़ों से यहां तक लाने वाली जो नलिका होगी उसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। ये फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से यहां पर आ जाती है। अब रक्त है, जो शुद्ध रक्त है, वो यहां से होता हुआ कहां जाएगा, इस नीचे वाले पार्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। इस निलय से पंप करता हुआ, जिसको हम कहेंगे महाधमनी। क्या कहते हैं हम, महाधमनी। इस महाधमनी के द्वारा ये पूरे शरीर में जाता हुआ अंत में अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध होकर वापस कहां डाल दिया जाता है, यहां डाल दिया जाता है। ध्यान से समझना। और जो इसको यहां से बाहर ले जाने वाली तो कौन हो गई, महाधमनी, और वापस से हृदय में लाने वाली कौन हो जाती है, महाशिरा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पूरा कंफ्यूजन हो चुका है, हमारे दिमाग में पूरा कंफ्यूजन हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक जो पॉइंट है वो याद रखना है। देखिए अब आप इसको आराम से समझने की कोशिश करना। देखो एक चीज आपको अभी क्लियर करते हैं पहले, कि अभी तक मैंने दो नाम लिखे हैं, एक तो है धमनी और एक है शिरा। आपको ये पता होगा कि जो धमनी होती है वो क्या लेके जाती हैं, शुद्ध रक्त लेके जाती हैं। क्या लेके जाती हैं, शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। और जो शिराएं होती हैं उनमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर है आपके दिमाग में ये। तो जो धमनी है उसमें क्या होगा, हमेशा शुद्ध रक्त होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, ये महाधमनी, इसके अंदर से क्या जाएगा, शुद्ध रक्त जाएगा या नहीं, क्योंकि ऊपर से क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है। अब इसको याद कैसे रखना है वो समझना। एक पॉइंट कोई सा भी आप पकड़ लें जो आप याद रख सकते हो। जैसे आपने ये पॉइंट याद रखा कि हमेशा लेफ्ट पार्ट में शुद्ध रक्त आता है और फेफड़ों से आता है। क्लियर है आपको। तो जब यहां पे आपने लंग्स लिखा है तो आप इसके क्रॉस में यहां भी क्या लिखेंगे, लंग्स लिखेंगे। क्लियर। तो जब आपको दो नाम पता लग गए तो नीचे की तरफ हमेशा धमनी लिखी जाएगी इस वाले पार्ट में, और इधर क्या जाएगी, शिरा आ जाएगी। तो कंफ्यूजन तो एक तो यहां खत्म हो जाना चाहिए कि हमें नाम याद नहीं रह सकते।
नाम याद रहेंगे, आपको एक नाम याद रखना है केवल, क्या कि लंग्स से जो रक्त आएगा वो बाएं भाग में आएगा और जो नीचे वाले भाग हैं इनकी तरफ से, यानी कि इसके सामने हम लंग्स ही लिखेंगे और यहाँ पे अगर शिरा है तो यहाँ पे हम धमनी लिखेंगे, क्रॉस में चलाएंगे। क्लियर रहेगा। अब देखिए यहां से जो लंग्स से कौन लेकर आ रही है, फुफ्फुसीय शिरा, और लेकर कैसा रक्त आ रही है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त है। और अभी मैंने एक बात बोली है कि धमनी में शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, शिरा है, और यहीं से क्वेश्चन बनाता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि केवल एक तो कौन, फुफ्फुसीय शिरा और एक है फुफ्फुसीय धमनी, ये दोनों ही इस चीज का अपवाद हैं। क्या है ये, अपवाद है। ये धमनी है फिर भी यहां पर क्या रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है, आपके सामने आप देख सकते हैं। और ये शिरा है फिर भी यहां पर क्या रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। केवल पूरे परिसंचरण तंत्र में ये दोनों अपवाद हैं आपके सामने कि ये शिरा होते हुए भी यहां पर क्या है, शुद्ध रक्त होगा, ये धमनी है फिर भी यहां क्या होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अभी जब मैं धमनी और शिराओं के बारे में बताऊंगा तब आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे वहां पे। अभी के लिए आपको एक क्रियाविधि याद रखनी है, क्या कि जब यहां से रक्त आएगा, यहां से नीचे जाएगा तो ये वाल खुलते हैं, इधर की तरफ से भी नीचे की तरफ आएगा, यानी कि रक्त एक साथ यहां दोनों में आता है, एक साथ नीचे जाता है और वापस से पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इधर वाला जो रक्त है वो तो कहाँ, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पहुंचाता है, लंग्स में, फेफड़ों में, और इधर वाला जो रक्त है, जो शुद्ध रक्त है, वो कहाँ पहुंचता है, शरीर में। जब ये क्रिया होती रहती है, जब ये क्रिया बार बार होती है तो उसके कारण ये जो त्रिवलनी द्विवलनी कपाट है ये एक साथ खुलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे नीचे वाल पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, वो भी क्या होता है, खुलते हैं। और इन खुलने और बंद होने के कारण एक विशेष ध्वनि जिसको हम कहते हैं लब डब, क्या कहते हैं इस विशेष ध्वनि को, लब डब। और ये ध्वनि बार बार उच्चारित होती है, बार बार बनती है, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, धड़कन। क्या कहा है, धड़कन कहा है। यानी जो हम धक धक बोलते हैं वो नहीं होता है, सही उच्चारण क्या है इसका, लब डब। और किसकी वजह से होती है कि जो ये वाल्व बार बार खुलते और बंद होते हैं उनकी वजह से ये ध्वनि निकलती है, इसका निर्माण होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि जो ये ध्वनि निकलती है बार बार, इसमें कितना वक्त लगता है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 0.8 सेकंड का वक्त एक बार में लगता है। एक जो धड़कन होती है हमारी, ठीक है, उस एक धड़कन में कितना वक्त लगता है, लगभग 0.8 सेकंड के, 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है। क्लियर रहेगा। यानी जब इसके अंदर रक्त आता है, जब इसके अंदर रक्त आता है और जब यहां से प्रेशर से भेजा जाता है, समझना इस बात को, यहां पे रक्त भरा हुआ है, जब यहां पे संकुचन होगा तो ये प्रेशर से बाहर निकल जाता है, इसको हम कहते हैं सिस्टोल। और जब वापस आके यहाँ पे रक्त भरता है उसको हम कहते हैं अनुशिथिलन या डायस्टोल। आप ये भी कह सकते हैं कि एक संकुचन और एक शिथिलन के बाद में ही एक धड़कन का निर्माण होता है। और टोटल जो धड़कन होती है वो आपको पता है, एक सामान्य मनुष्य में लगभग 72, क्योंकि आप ये कर सकते हैं कि जब 60 सेकंड को 0.8 से इंटू करते हैं तो आप करके देख लें इसे, कितने हो गए, जल्दी बताएं, जो भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपको एक क्रियाविधि इसकी पूरी समझ में आ गई होगी। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें पहले। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, देखिए आपके सामने है कि एक बार रक्त है जो यहां से होता हुआ वापस से इस हृदय में आया, देखो हृदय से बाहर निकल गया था, शरीर में पहुंचा, वापस से हृदय में आ गया, और फिर वापस हृदय से बाहर निकलता हुआ फिर से वापस हृदय में आ गया, लंग्स में जाकर फिर से आ गया। यानी जो एक रक्त है, पूरा जो हमारा रक्त है वो 2 बार चक्कर काटता है, 2 बार हृदय से होके गुजरता है। इसी वजह से जो हमारा परिसंचरण है वो कैसा है, दोहरा परिसंचरण है। कैसा परिसंचरण है, दोहरा परिसंचरण है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कैसा परिसंचरण हमारा, दोहरा। और क्यों है, क्योंकि जो रक्त है वो 2 बार हृदय से होकर गुजरता है।
तो आपको यहां तक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूं जो नलिकाएं हैं हमारी, ठीक है, हृदय से जुड़ी हुई नलिकाएं और इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक बार, कि जो हृदय है उससे कौन कौन सी नलिकाएं, धमनियां कौन सी हैं, शिराएं कौन सी हैं और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो नलिकाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो कितने भागों में? दो भागों में। एक तो क्या होती है आपकी धमनी होती है और एक आपकी क्या होती है? शिरा होती है। एक तो क्या हो गई? धमनी हो गई, एक आपकी क्या हो गई है? शिरा हो गई है। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, और शिराओं में हमेशा कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए कि शुद्ध कहाँ हो रहा है। तो अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो शुद्ध है वो कहाँ होता है? हमारे फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है। क्लियर है? अशुद्ध रक्त है जो कहाँ बह रहा है? शिराओं में बह रहा है। दोनों के बारे में पता है, लेकिन दो नाम अभी जस्ट मैंने बताए आपको। एक तो क्या होती है? फुफ्फुसीय शिरा, और एक होती है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय शिरा है लेकिन कैसा रक्त है इसके अंदर? शुद्ध रक्त है। और ये फुफ्फुसीय धमनी है लेकिन इसके अंदर कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। और ये दोनों यहाँ के अपवाद हैं। इसी चीज को देखते हुए आपको इतना याद रखना है, दो लाइन लिख रहा हूं, क्या कि जो हृदय से रक्त को दूर लेकर जाती हैं, जो हृदय से रक्त को कहां लेकर जाती हैं? दूर लेकर जाती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं। क्लियर? और जो हृदय से रक्त को, ऐसे लिख सकते हैं, जो रक्त को हृदय की ओर लेकर आती हैं, हृदय की ओर लेकर आती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? हमारी शिरा कहलाती हैं। दो बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, इनके अंदर कोई अपवाद नहीं है इस बात में। देखिए, जो हृदय से रक्त को दूर लेकर जाती हैं वो सब क्या है? धमनी है। एक बार समझने के लिए छोटा सा फिर से डायग्राम बना रहा हूं कि ये हमारा रक्त है, चार भागों में बटा हुआ है, यही हमने पढ़ा है। यहां से जो रक्त आता है, यहां से जो लेकर आ रही हैं, जो कहां से लेकर आ रही हैं? हमारे लंग्स या हमारे फेफड़ों से लेकर आ रही हैं। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था? फुफ्फुसीय शिरा कहा था या नहीं? आपको डायग्राम में याद है? जब ये फुफ्फुसीय शिरा थी तो यहां पर हमने क्या नाम दिया था इसको? फुफ्फुसीय धमनी। और ये फुफ्फुसीय धमनी क्या करती थी? यहां से रक्त को ले जाकर कहां डाल रही थी? इसमें डाल रही थी या नहीं डाल रही थी? इसके अलावा मैंने ये बोला था कि यहां से जो लेकर जाती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? महाधमनी। और ये महाधमनी पूरे शरीर में फैलाकर उसको वापस से हृदय की तरफ लेकर कौन आ रही थी? महाशिरा। तो आप देख सकते हैं हृदय के अंदर लाने वाले कौन हैं? शिराएं हैं। तो हृदय की ओर लेकर जो आ रही हैं वो तो क्या हो गई आपके सामने? शिरा हो गई। और जो हृदय से दूर लेकर जा रही हैं, देखिए दूर लेकर जा रही हैं, ये क्या हो जाती हैं? धमनी हो जाती है। तो आपका कंफ्यूजन तो यही खत्म हो जाना चाहिए कि धमनी कौन सी है, शिरा कौन सी है, फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त होगा, धमनी में कौन सा होगा। क्लियर हो जाएगा आपको यहीं पर। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, दूसरे दोनों ये अपवाद याद रखने हैं कि फुफ्फुसीय शिरा है लेकिन फिर भी शुद्ध रक्त है, फुफ्फुसीय धमनी है फिर भी अशुद्ध रक्त है। क्लियर रहेगा यहां पर। इतना होने के बाद में अब बात करते हैं, अगर मैं धमनी और शिराओं के बारे में एक दो पॉइंट और देखिए कि जो शरीर के ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं, ठीक है, जो शरीर के, ऐसे लिख लेते हैं अपन इसे, धमनी इधर और शिरा इधर। आपके सामने अंतर कर देते हैं। पहला अंतर तो क्या होगा? इसके अंदर कौन सा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। इसके अंदर कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। पहला अंतर। दूसरा अंतर आपके सामने क्या है? धमनियां क्या करती हैं? हृदय से दूर लेकर जाती हैं, और ये क्या करती हैं? हृदय की ओर लेकर आती हैं रक्त को। क्लियर है? थर्ड पॉइंट,
जो धमनी होती हैं इनकी जो भित्ति होती है, इनकी भित्ति मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। और इनकी जो भित्ति है वो कैसी होती है? पतली होती है। अब ये क्यों होती है वो सुन लीजिए। जब रक्त को पंप किया जाता है, अभी हमने देखा कि जो रक्त को हम पंप कर रहे थे, ठीक है, तो जब पंप करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? आप घर पे अगर अपने पानी की मोटर चलाते हैं, उससे आप अपने छत पे रखी हुई टंकी को भरते हैं, तो जो प्रेशर है वहां ज्यादा होता है या ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है? जो नीचे से हम पंप कर रहे हैं उसमें दबाव ज्यादा चाहिए। तो उस दबाव को सहन करने के लिए जो इनकी भित्ति है वो कैसी होती है? हमेशा मोटी होती है। और इनकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा जो धमनियां होती हैं ये थोड़ी नीचे नीचे धसी हुई होती हैं, धसी होती हैं। और ये कहां होती है? सबसे ऊपरी भाग पर होती हैं। क्लियर है कि जो आपके ऊपरी भाग पर दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं? हमारी शिराएं होती हैं। ये क्या होती हैं? धसी हुई होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। क्लियर? अशुद्ध रक्त जब इसके अंदर बहता है तो इनका जो रंग है वो कैसा हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। कैसा रंग होता है? नीला होता है। और इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इनका रंग कैसा होता है? गुलाबी या लाल रंग की दिखाई देती हैं। दोनों बातें ये हो गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर जो कपाट हैं वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कपाट उपस्थित होते हैं। अब ये कपाट का कार्य क्या होता है वो समझो। कि देखिए मैंने बोला इनके अंदर कपाट नहीं होते हैं। देखिए धमनी में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जब यहां से रक्त पंप किया जाता है तो कपाट अगर होंगे तो उसकी स्पीड में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहां पर कपाट नहीं पाए जाते हैं। लेकिन शिराओं का स्पीड क्या होती है? कम होती है। दाब होता है, रक्त दाब, वो भी कम होता है। तो कम होने की वजह से अगर वो रक्त जब यहां से पंप हो जाता है शिराओं में तो ये वापस ना आ पाए, वापस से ना आ पाए। इसी वजह से बीच बीच में क्या होते हैं? कपाट होते हैं। कि जैसे अगर मानते हैं ये एक नलिका है, उसमें यहां पर बीच बीच में इस तरीके से कपाट पाए जाते हैं। तो जो रक्त यहां से होकर यहां आ गया, अब ये वापस आने की कोशिश करता है तो ये कपाट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इसी वजह से हमेशा रक्त कहां बहता है? आगे की तरफ बहता रहता है, चाहे दबाव कम ही क्यों ना हो जाए। तो आपको ये समझ में आ गई। अब इनके भी कुछ जो है अपवाद हों, क्योंकि जो साइंस है तो अपवाद है। देखिए मैंने अभी बोला कि जो नीचे धसी हुई होती हैं और ये ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं, लेकिन जो रेडियल धमनी होती है, रेडियल धमनी, ये कहां होती है? हमारी कलाई पर होती है। जो हमारी कलाई होती है जहां से हम नब्ज चेक करते हैं वो रेडियल धमनी है। क्या ये धमनी है? लेकिन कहां है? सबसे ऊपरी भाग पर है। आप खुद भी यहां पर इसको हाथ लगा कर फील कर सकते हैं। जहां से आपकी नब्ज चेक की जाती है, तो ये भी इसका क्या हो गया? एक अपवाद हो गया कि है तो ये ऊपर की तरफ लेकिन धमनी है। क्लियर? इसके अलावा एक और बात बताता हूं आपको। एक होती है आपके ब्रेंकियल धमनी, ब्रेंकियल धमनी। यह ब्रेंकियल धमनी क्या होती है? कि ब्रेंकियल मतलब आपके हाथ में से जाने वाली जो धमनी होगी वो। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कि जो बीपी चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, वो इस ब्रेंकियल धमनी से ही किया जाता है। आपके यहाँ पर इस तरीके से वो मशीन लगाई जाती है, एक पट्टा बांधा जाता है जिस पर वो हवा भरता है डॉक्टर, और स्टेथोस्कोप से आपके यहाँ पर उसको सुनता है, धड़कन को। ठीक है, कहाँ सुनता है? इस ब्रेंकियल धमनी में, यही तो करता है। आप सभी को मैंने बताया था कि जो ब्लड प्रेशर नापने वाला जो उपकरण होता है, जो आपके यहाँ पर बांधा जाता है, उसके अंदर पारा जो होता है वो चढ़ता है, उतरता है, उसको देखकर बताया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। क्या कहते हैं इसको? स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या कहते हैं इसे? स्फिग्मोमेनोमीटर। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर नापने का जो उपकरण है उसे क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। तथा धड़कन सुनने वाला जो कान में लगाता है वो डॉक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप कहते हैं उसको। क्लियर रहेगा आपको ये दोनों बातें। तो धमनी और शिराओं में अंतर आपके सामने हो चुके हैं, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो भी मैंने आपको बात की थी कि सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के बारे में, तो दोनों में जो दबाव बनता है, हमारे रक्त वाहिनियां जो होती हैं, धमनी और शिराएं होती हैं, इन पर जो दबाव बनता है वो किस तरीके से नापा जाता है, वही हमारा रक्तदाब होता है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बता दिया था कि जो रक्तदाब है उसको नापने की जो उपकरण है, अभी मैंने बताया स्फेग्मोमैनोमीटर होता है, इसके अलावा स्टेथोस्कोप इसके अंदर उपयोग होता है। अगर इस दाब की मैं बात करता हूं तो पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसे लिखा था mmHg, इस तरीके से लिखा था, ध्यान होगा आपको। तो ये तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और ये क्या होता है इसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, वो तो होता है संकुचन वाला जो प्रेशर होता है, और ये शिथिलन वाला जो प्रेशर होता है वो होता है 120 और 80। ये हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन बना रहता है और वो गलतियां करते हैं। देखिए समझना ध्यान से कि परिसंचरण जो होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। अब आप सोचेंगे ये तो मेरे को पहले बताना चाहिए था, ये लास्ट में क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे भी एक वजह है, आप एक बार इसे समझिए कि जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है। एक तो होता है खुला प्रकार का और एक होता है बंद प्रकार का। क्लियर है? एक तो क्या हो गया इसका ओपन टाइप और एक हो गया इसका क्लोज टाइप। दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, और आप सभी ने ये पढ़ते आए हो बार बार कि मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो क्या मतलब है इस बंद का और क्या मतलब है इस खुले का? एक बात बताइए कि खुले और बंद में क्या अंतर हो सकता है? इन रक्त वाहिनियों में ही बहता है, क्या इसके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं होती? बहुत से स्टूडेंट्स को सिर्फ यही कंफ्यूजन है, उनको क्या याद है, क्या समझ में आता है कि खुले का मतलब होता है कि रक्त एकदम खुला बहता है और इसके अंदर नलिकाओं में बहता है, यही पता होता है ना। लेकिन वो गलत है। देखिए कि नलिकाएं, जो रक्त नलिकाएं हैं वो इसमें भी पाई जाती हैं और इसमें भी पाई जाती हैं। जो हृदय है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो फिर अंतर किस चीज का होता है? ध्यान से सुनना कि अंतर किसका होता है? केशिकाओं का अंतर होता है। जो केशिकाएं होती हैं वो खुले परिसंचरण तंत्र में नहीं पाई जाती हैं, जबकि जो केशिकाएं होती हैं वो यहां पर पाई जाती हैं, बंद परिसंचरण तंत्र में पाई जाती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो यहां पर पाई जाती हैं। अब इसको समझो आप कि किस तरीके से ये होता है। मैंने बोला आपको कि यहां पर हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है। इस हृदय से शरीर की तरफ ले जाने वाली जो नलिका है उसको हमने क्या नाम दिया है? महाधमनी। क्या कहा है उसे? महाधमनी कहा है। ये धमनी, महाधमनी आगे जाकर छोटे छोटी धमनियों में चेंज होगी या नहीं? क्या बन गई हैं इसकी? धमनियां बन गई हैं। अब ये जो धमनियां हैं, इन धमनियों से भी छोटी छोटी धमनिकाएं या केशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? धमनिकाएं। और इनमें भी छोटे छोटे पार्ट जो बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? केशिकाएं। क्लियर है आपके सामने यहां तक कि ये जो छोटे छोटे बने हैं उनको हमने क्या नाम दिया है? केशिकाएं। अब होता क्या है कि जो एक केशिकाएं हैं ये शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक रक्त को और रक्त के अंदर उपस्थित सभी पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। धीरे धीरे ये केशिकाएं आगे बढ़ते हुए एक ही जगह पर जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरीके से यहाँ की केशिकाएं भी इन्हीं में जुड़ जाएंगी, इस तरीके से जुड़ जाती हैं। यहाँ से बहुत सी केशिकाएं निकलेंगी, वो भी आगे जुड़ जाती हैं और फिर वापस से क्या बन जाती हैं? इसको हम कहते हैं शिरीकाएं। क्या कहते हैं? शिरीकाएं। ये बहुत सी जो शिरीकाएं होती हैं ये भी आगे जाकर इस तरीके से बन जाती हैं जिसको हम कहते हैं शिराएं।
ये शिराएं भी आगे जाकर किस में मिल जाती हैं? वापस हार्ट में। इन शिराओं से बनती है महाशिरा। महाशिरा, और महाशिरा वापस से रक्त को कहां लेके चली जाती है? हार्ट में लेकर चली जाती है। आपको इस पूरे डायग्राम में कहीं भी ऐसा लगा कि रक्त इन नलिकाओं से कहीं बाहर आया है, या जो केशिकाएं हैं या धमनियां हैं, धमनियां ही किसमें चेंज हो गई हैं? शिराओं में चेंज हो गई हैं। धमनिकाएं किसमें चेंज हो गई हैं? शिरिकाओं में। और जो केशिकाएं हैं वो उनका एक जाल बन जाता है जो प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है रक्त को। तो इस प्रकार से जो रक्त है वो बिल्कुल बंद तरीके से बहता है। तो इनके अंदर क्या पाई जाती हैं? केशिकाएं। अब मैं बात करता हूं अगर इसकी खुले परिसंचरण तंत्र की, तो मानते हैं कि अगर इसका ये हार्ट है, हार्ट से निकलेंगी वही महाधमनी। क्या निकलेगी? महाधमनी निकलेगी। महाधमनी छोटी छोटी धमनियों में चेंज होगी। इन धमनियों के बाद में जो धमनिकाएं बनेंगी वहां पर इस तरीके से कोटर पाई जाती हैं, खाली स्थान पाए जाते हैं, और इसको एक नाम दिया जाता है हीमोसील। क्या कहते हैं इसे? हम हीमोसील कहते हैं। तथा इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को कि हीमोसील क्या है? एक गुहा है जो इनके बाद में यहां होती है, जिसके अंदर रक्त यहां पर भर जाता है, और रक्त के भरने के बाद में कोशिकाओं को यहां से रक्त की आपूर्ति हो जाती है। और इसी तरीके से आगे की तरफ वापस से छोटी छोटी जो शिरिकाएं बनती हैं, और आगे जाकर ये शिराओं से वापस से इसको हार्ट में पहुंचा देती है महाशिरा के द्वारा। यानी इसके अंदर इस तरीके से केशिकाओं का जाल नहीं पाया जाता है, लेकिन वहां पर केशिकाओं का जाल पाया जाता है, और यही सबसे बड़ा अंतर होता है। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि खुला और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर होता है, तो सीधी सीधी लाइन कहनी है आपको कि इनमें खुले परिसंचरण तंत्र के अंदर जो केशिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती हैं, जबकि बंद परिसंचरण में केशिकाएं पाई जाती हैं। अगर नलिकाएं बोलोगे तो गलत होगा, अगर आप धमनियां शिराएं बोलोगे तो गलत होगा। क्लियर रहेगा आज के बाद ये चीज? तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए खुला और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं आपके सामने रखता हूं, मतलब उसे क्लियर कर देता हूं कि आगे से कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही कर सकें। देखिए, एक वर्ड आता है लिम्फ। क्या आता है? लिम्फ। इस लिम्फ में क्या क्या, अगर ब्लड में से, आपके रक्त में से ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं तथा इसके अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, अगर मैं उसको निकाल दूं, समझना इस बात को ध्यान से। क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से लिम्फ के बारे में सही कथन क्या है, और ऐसे ही 4 उसने बना के दिए थे। तो लिम्फ का मतलब हो गया कि अगर ब्लड है, देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर हमने 2 भाग बांटे थे, एक इसका प्लाज्मा होता है, पढ़ा था इसके बारे में, और एक होती है ब्लड सेल्स होती हैं जिसके अंदर भी हमने 3 पढ़ी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों पढ़ी थी। मैंने क्या बोला है कि अगर ब्लड में से मैं ब्लड सेल्स को निकाल दूं, किसको निकाल दूं? ब्लड सेल्स को निकाल दूं, समझना इस बात को। तो अब क्या बच गया यहां पर? उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि प्लाज्मा के अंदर भी 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बताए थे, कौन कौन से बताए थे? एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन था, ठीक है, एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन था, और एक फाइब्रिनोजन था। बताया था या नहीं आप सभी को? याद है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अभी फिर से कह रहा हूं, आई बटन पे क्लिक करें और वो वीडियो जाकर देखें जरूर। तो मैंने बोला कि ब्लड में से अगर मैंने ब्लड सेल्स निकाल दी तो वो तो क्या बच जाएगा? प्लाज्मा। और अगर उस प्लाज्मा में से मैं क्या हटा दूं? फाइब्रिनोजन को हटा दूं, तो अब जो बचेगा उसको हमने क्या नाम दिया है? लिम्फ कहा है। क्लियर रहेंगे? तो आप लिम्फ के बारे में एक लाइन और लिख सकते हो
कि लिम्फ में से, यानी कि आप क्या कह सकते हो कि प्लाज्मा में से मैं क्या निकाल दूं, फाइब्रिनोजन। अगर मैं फाइब्रिनोजन को अलग कर देता हूं तो वो भी क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया है। देखिए, हृदय और हृदय से संबंधित जो भी धमनियां, शिराएं, महाशिरा, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनियां, ये सब के बारे में हमने जितना हो सकता था पढ़ने की कोशिश की है। इसके अलावा जो भी कुछ अगर रह जाता है तो हम आपको एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वो सब कुछ कवर करवा देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगता है आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने के लिए। इसके अलावा हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तब तक जय हिंद, जय भारत।